अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स का मई जून का पेपर 1 और उसका वेरिएंट 2। तो चलें स्टार्ट। सो हियर वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच लिस्ट कंटेन्स ओनली वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलें वन बाय वन देखते हैं कि किस में वेक्टर क्वांटिटीज हैं। मैथ्स तो होता ही नहीं वेक्टर, सो ए कैन नॉट बी द आंसर। बी मोमेंटम, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, डिस्प्लेसमेंट। सीम्स लाइक कि बी ही आंसर है, लेकिन आई वुड एडवाइस यू कि आप लोग एक बार बाकी सारी ऑप्शंस को भी रीड कर लें। एनर्जी, फोर्स, वेलोसिटी, एनर्जी is not a vector quantity. Acceleration, time, speed, time is not a vector quantity. So yes, B is the answer. Let's move to question number 2. The diagram shows the distance time graph for a moving object. So here we have a distance time graph. What is a description of the moving object? Okay, for this we have to study this graph. तो इस ग्राफ को अगर आप बच्चों को और से देखें तो यू विल गेट टू नो कि ये ग्राफ हमें दो तरह का मोशन दिखा रहा है। एक ये पहले मोशन फर्स्ट, जिसमें जो आपकी बॉडी है वो किसी एक ख़ास स्पीड से मूव कर रही है, और इफ़ यू लुक इट वेरी क्लोजली तो स्पीड जो है विद द टाइम इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इन फैक्ट इट इज़ डिक्रीजिंग। एंड देन आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी जो स्पीड है वो ग्रेजुअली ज़ीरो हो चुकी है, और यहाँ पे बॉडी यू कैन से स्टॉप हो चुकी है या वो रेस्ट पे आ गई। तो सो दिस इज़ द ब्रेकेज पॉइंट ऑफ द ग्राफ। तो हमने कोई ऐसा आंसर फाइंड आउट करना है जो इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक। नो, वो ग्राफ तो इस तरह का नहीं होता। बी, a car starting from the rest. Okay, starting from the rest it's happening, but speeding up, no, our body is getting to stop. A rock dropped from a high cliff and falling into the sea below, but इसमें भी मोशन कंटिन्यूस ही बताया गया है, स्टॉपिंग की बात नहीं की गई, तो अभी तक तो ए बी सी नहीं है। एंड डी, अ ट्रेन ब्रेकिंग टू अ हॉल्ट एंड इट स्टॉप्स एट ए स्टेशन। सो पहले तो एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ग्राफ हमें ये बता रहा है कि स्पीड डिक्रीज भी हुई है, तो यस ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड डिक्रीज होगी एंड ग्रेजुअली रिड्यूस टू जीरो होगी या रेस्ट पोजीशन में चलेगी तो स्टॉप्स एट ए स्टेशन। सो डी इज द आंसर। Let's move to question number 3. Question number 3 says that the speed time graph for a falling skydiver is shown. As he falls, the skydiver spreads out its arms and legs and then open his parachute. Which part of the graph shows the skydiver falling with terminal velocity? So for this, you have to recall कि what is terminal velocity. Terminal velocity वो velocity होती है जब एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हो जाती है, और उस टाइम पे बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करती है। इट मींस कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है। तो इफ़ यू कैन सी, ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है, तो कौन सा पार्ट हमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है? द डी। सो डी इज द आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड in a straight line. Okay, sees a hazard in the road. Hazard mean बेटा कोई भी रुकावट, कोई ऑब्स्टेकल या कोई भी सडन ऐसी चीज जिसके ऊपर he has to stop in the road ahead at time t is equals to 0. The speed time graph shows how the speed of the car changes from time is equals to 0 से। ठीक है, सो यू कैन से अगर हम ये ग्राफ को इस वक्त वैसे ऑब्जर्व करेंगे विद द गिवन कंडीशंस, तो वी कैन सी कि इट वाज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, ये जो एक्स पार्ट है, एंड देन ग्रेजुअली इट कम्स टू टाइम 0. 3 स्टूडेंट्स सजेस्ट व्हाट एरिया एक्स एंड एरिया वाई रिप्रेजेंट। स्टूडेंट 1 क्या कहता है? कहता है कि एरिया एक्स रिप्रेजेंट द थिंकिंग डिस्टेंस। ओके, सो एट दिस पॉइंट वी शुड नो व्हाट इज द थिंकिंग डिस्टेंस। तो बच्चों, कभी आप लोगों ने खुद ड्राइव किया हो या आप लोगों ने ड्राइविंग एक्सपीरियंस लिया हो, तो देर इज़ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम जब बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक्स द ड्राइवर्स यूजुअली टेक अ डिसीजन कि वेदर आई शुड अप्लाई द ब्रेक और नॉट। तो वो बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स का होता है, बट दैट इज अ थिंकिंग टाइम व्हेन ही मेक्स अप हिज माइंड कि आई नीड टू स्टॉप हियर और नॉट, एंड फाइनली मेक द डिसीजन। तो डेफिनेटली इस एरिया पे जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, एट दिस पॉइंट उसने सोचा तो होगा बिकॉज अ हैजर्ड इज राइट इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर,
तो स्टूडेंट 1 ठीक तो कह रहा है कि जो जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था तो उसने सोचना भी शुरू कर दिया, बट ही हैज नो ओपिनियन अबाउट वाई. तो लेट्स सी. स्टूडेंट 2, एरिया वाई रिप्रेजेंट द स्टॉपिंग डिस्टेंस. स्टूडेंट 3 क्या कह रहा है? स्टूडेंट 3 ये कह रहा है कि एरिया एक्स प्लस एरिया वाई रिप्रेजेंट द स्टॉपिंग डिस्टेंस. सो अब बेसिकली हमें ये बताना था कि टाइम इज इक्वल टू 0 में कौन सा एरिया स्पीड टाइम ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ द कार चेंजेस फ्रॉम द टाइम इज इक्वल टू 0 से. सो द टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस वुड बी दिस एरिया x एंड इंक्लूडिंग दिस एरिया y, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ ब्रेक अप्लाई करने से लेके स्टॉप होने तक का सारा डिस्टेंस ही तो हमारा कंसिडर होगा. बट स्टूडेंट 2 तो ये कह रहे हैं कि ओनली दिस एरिया इज stopping distance, x को वो consider नहीं कर रहा. So that's how student 2 is not right. Student 1 is right, although he has given half of the answer, but that part is correct, and student 3 has given the complete answer. So the correct answer would be B. Let's move to question number 5. The diagram shows a graph of load against extension for a material. At which point is the limit of proportionality? सो बच्चों, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है? वो एग्जैक्टली वो मैक्सिमम पॉइंट होता है जिसके बाद ग्राफ डाइवर्ट कर जाता है फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन. सो इफ वी कैन सी ए वो पॉइंट है जहां तक आपकी लाइन स्ट्रेट थी. राइट आफ्टर ए वी कैन सी अ बेंड. सो ए इज द लिमिट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. Two metal spheres of identical volume but different masses are at rest at the same height above the ground to the moon. On the moon, the two spheres are dropped at the same time. How do these spheres move after they are dropped? Okay, so पहले इस थोड़ा सा सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. सिचुएशन ये है कि मून पे टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड. वन इज 1 kg एंड अदर इज 2 kg. अब ये दोनों एक सर्टन हाइट पे प्लेस्ड है, ठीक है. दे आर एट ए हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, दे आर सेइंग कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. देयर इज नो एटमॉस्फेयर विच मीन्स कि देयर इज अ वैक्यूम ऑन द मून. ठीक है, जब कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ डू दिस बोथ ऑफ द स्फीयर मूव आफ्टर दे ड्रॉप. सो सिंपल सी बात है, अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगी, कोई भी और फोर्स उन पे अप्लाई नहीं कर रही होगी. और ऐसी सिचुएशन में ही बॉडी कैसे फॉल करती है? फ्रीली फॉल करती है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर regardless of the mass, velocity, surface area, every body will fall with the same acceleration. So हमें यही देखना है और इसी तरह की एक ऑप्शन को ढूंढना है. तो ऑप्शन ए कहता है बेटा द स्फीयर विद लार्जर मास हैज अ स्मॉलर एक्सेलरेशन. नो. द स्फीयर विद लार्जर मास हिट द ग्राउंड फर्स्ट. नो. वी वांट द आंसर जिसमें दोनों इकट्ठे फॉल करेंगे. द स्फीयर विद द स्मॉलर मास हैज स्मॉलर एक्सेलरेशन. नो. द टू स्फीयर्स हिट द ग्राउंड टुगेदर. यस, the two spheres hit the ground together. D is your answer. Let's move to question number 7. A student determines the density of a small rock. The weight of the small rock is 1.2 Newton. She pours 100 cm cube of water into a measuring cylinder. ये वॉल्यूम हो गया आपके पास. पहले आपके पास वेट था, अब आपके पास क्या आ गया है? वॉल्यूम. ये दो चीजें आपके पास आ चुकी हैं. So you have a weight and now you have a volume. अब मुझे कैसे पता चला? इसका यूनिट क्या था? cm क्यूब था और उसने उसको मेजरिंग सिलेंडर में डाला. She carefully submerges the rock into 100 cm cube of water. ठीक है, अब वो जो रॉक थी उस स्टूडेंट ने उसमें डाल दी. The new reading on the measuring cylinder is 147 cm cube. अब what is the density of the rock? तो हमने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे. वॉल्यूम जो हमारे पास एक था पहले, ये आपके पास एक इनिशियल वॉल्यूम था और ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम था. तो वॉल्यूम ऑफ द रॉक के लिए आप क्या करोगे? फाइनल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर दोगे. तो यू विल गेट द आंसर 147 minus 100 would be equal to, very easy, 47 cm cube. ये आपके पास आ गया वॉल्यूम.
अब रहेगी डेंसिटी। डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब मैस ओवर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम तो आपके पास आ गया, मैस आप कैसे फाइंड करेंगे? मैस आप क्या वेट की हेल्प से आप मैस फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो W इज इक्वल्स टू mg को अगर हम रीअरेंज करें, दिस इज द फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू mg, और अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो क्या मैं इससे मैस ले सकती हूँ? मैं बिल्कुल ले सकती हूँ। सो मेरा वेट है 1.2 और मेरा मैस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी आई विल गेट 0.122 किलोग्राम्स। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट को आप यहाँ इक्वेट कर दो। यू हैव वैस 0.122 डिवाइडेड बाय 47, तो द आंसर यू वुड गेट इज 0.0026 किलोग्राम पर cm क्यूब। बट अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा तो कोई आंसर हमारे पास नहीं है। हमारे पास 2.6 है, हमारे पास 0.26 है, बट एक तो ये न्यूटन सीएम क्यूब में है, तो ये तो यूनिट ही रॉन्ग है। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपका आंसर आया है केजी में, और यहाँ पे आपके पास आंसर गिवन है 2.6 ग्राम्स। तो जब आप इस 0.0026 को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो डी वुड बी योर आंसर। Let's move to question number 8. Very simple, very easy. A rock of mass 20 kg is traveling in space at a speed of 6 meter per second. What is the kinetic energy? Kinetic energy का फॉर्मूला आप लोगों को पता है. Let me change the color क्योंकि बहुत सिमिलर हो गया. So kinetic energy is equals to half mv square. आप वैल्यूज पुट करें, mass की वैल्यू पुट करें, you have 20 kg, velocity की वैल्यू पुट करें 60 नहीं है 6 है, तो we get 10 into 36, 360, so your answer is 360 joule. Let's move to question number 9. Which row shows an advantage and a disadvantage of using a nuclear fuel to generate electric power? तो चलें पढ़ते हैं. एडवांटेज में डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, डज नॉट, यस इट डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 डी तो हमारे कैंसिल आउट हो गए. लेट्स सी ए और बी की ऑप्शंस के हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं. प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव वेस्ट ओनली वर्क इन सम वेदर कंडीशन, नहीं, डिसएडवांटेज ही उनका यही है कि रेडियोएक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Let's move to question number 10. Which row gives the definition of work done and the unit of the work done? So सबसे पहले डेफिनेशन में जाने से भी पहले बहुत सामने जो नज़र आ रहा है हम उसको फाइनल कर लेते हैं. यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है बच्चों? जूल होता है. न्यूटन पर मीटर हम दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे. अब द एनर्जी, नो एनर्जी नहीं होती, द एनर्जी नहीं होती. द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यस. सो सी इज द आंसर.